रात के 11 बज रहे थे। मैं बहुत ही खामोशी के साथ कमरे में आ गया। मैंने साइड टेबल से पॉपकॉर्न का पैकेट निकाला और फिर अपना लैपटॉप ऑन किया और आधा लेट कर लैपटॉप अपनी गोद में रख लिया और आने वाले पलों को देखने के लिए अब मैं पूरी तरह तैयार था। ये पल मेरे बड़े भाई की सुहागरात के पल थे, जिन्हें मैं देखने के लिए बेताब था और इन पलों की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाई कमरे में दाखिल हुआ और दुल्हन बनी अपनी पत्नी के बराबर में बैठ गया कि अचानक ही मैंने लैपटॉप पर भाभी को भाई के साथ एक ऐसी ही हरकत करते हुए देखा कि मैं सब छोड़ छाड़ कर भाई और भाभी के कमरे की तरफ भागा था। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, पूरे घर वाले खुश थे क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी थी, लेकिन इस घर में कोई खुश नहीं था तो वो मैं था। मैं अपनी परेशानी को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी तबीयत में खुद ब खुद चिड़चिड़ापन आ गया था और मैं बिना वजह ही चीज़ों की तोड़फोड़ करने लगा। लेकिन मेरी इस तोड़फोड़ का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेकार में ही मेरा कमरा ख़राब हो रहा था और बाहर तक तो मेरी आवाज़ भी नहीं जा रही थी क्योंकि बाहर तो बहुत हंगामा था। मेरे बड़े भाई की शादी को लेकर पूरा ख़ानदान इकट्ठा था। काफ़ी दिनों से हमारे घर में किसी का भी मुझ पर ध्यान नहीं था। सबका ध्यान मेरे बड़े भाई पर था और पूरे घर में उन्हीं की बात मानी जा रही थी। मेरी भाभी से मुझे शुरू से ही नफ़रत हो रही थी। ये नफ़रत थी क्यों थी, हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी भाभी पायल, वो तो मेरी मोहब्बत हुआ करती थी और फिर अचानक ही वो मोहब्बत नफ़रत में बदल गई थी। वो मेरा सगा भाई था, लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपनी पर्सनालिटी की वजह से इस घर में मेरे बड़े भाई की सुनी जाती थी। वो बहुत ही मेहनती, सभ्य, संस्कारी बेटा था जिसकी हर माँ बाप को चाहत होती है। और मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा था। मैं आवारा टाइप का था, काम में जी नहीं लगाता था और ना ही पढ़ाई में जी लगाता था। मम्मी पापा कुछ कहते तो मैं मम्मी पापा के सामने तनकर खड़ा हो जाता। उल्टा मेरा भाई मम्मी पापा की हर बात मानता। अच्छी नौकरी से लगा हुआ था, इसीलिए शायद सब घर वाले उसी की बात ज़्यादा मानते थे। जो वो बोलता था इस घर में वही होता था। मेरे बड़े भाई का हुक्म आखिरी हुक्म होता था और हम सब घर वालों को उसके हुक्म को मानना ही पड़ता था। अगर कहा जाए कि माँ बाप को अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई से मोहब्बत थी तो ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि छोटा बेटा ज़्यादा लाडला होता है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। शुरू से ही बड़े भाई को अहमियत दी जाती थी, लेकिन आज उनकी शादी की वजह से कुछ ज़्यादा ही अहमियत उन्हें मिल रही थी और ये सब कुछ मुझसे सह नहीं हो रहा था। उन्हें सिर्फ अहमियत ही नहीं मिल रही थी, बल्कि उन्हें मेरी बचपन की मोहब्बत भी मिल रही थी, जिसे मैंने बचपन से बेहद चाहा था। उसका नाम पायल था। पायल मुझे शुरू से ही पसंद थी। पायल का घर हमारे घर के बराबर ही बना हुआ था। मैं और भाई और पायल, हम तीनों बचपन से ही एक साथ खेलकर बड़े हुए हैं। पायल की दोस्ती बचपन से ही भाई के साथ ज़्यादा थी। वो भाई के साथ ज़्यादा रहती और उसी की बात मानती थी। लेकिन मैं पायल को पसंद करने लगा था, लेकिन वो मुझे भाव नहीं देती थी। भाई की तरह पायल भी बहुत ही तेज़ थी, पढ़ने में भी और हर काम में भी। और बड़े होकर मेरी पसंद कब मोहब्बत में बदल गई थी और मोहब्बत ने कब इश्क की सूरत ले ली, मुझे पता ही नहीं चला। जब मोहब्बत इश्क बन जाए तो इंसान अपने बस में नहीं रहता और अगर कोई उससे उसका ये इश्क छीन ले तो इंसान पागल हो जाता है। मैं भी तो पागल ही होता जा रहा था। पिछले महीने बहुत ही खुशगवार सा दिन था और मेरे घर में कहीं जाने की जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। मेरी माँ बहुत अच्छे से तैयार होकर कहीं जाने को खड़ी थी। मैंने उनसे कहा, माँ आप कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पायल का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने जा रही हूँ। ये बात उन्होंने मेरे गाल पर अपने हाथ से प्यार करते हुए कहा था। मैं तो खुश हो गया। मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे लिए पायल का रिश्ता मांगने जा रही हैं। मैं तो यही समझा था कि मेरे माँ बाप मेरा रिश्ता लेकर गए हैं पायल के घर। लेकिन मेरे सर पर धमाका तब हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि पायल से मेरा नहीं बल्कि मेरे भाई का रिश्ता तय हुआ है। तो मैं फ़ौरन अपनी माँ के पास गया। मैंने उनसे कहा, आपने ये क्या कर दिया? पायल से मैं मोहब्बत करता हूँ और आपने मेरी मोहब्बत को मेरी भाई की झोली में डाल दिया। मैं तो समझा था आप मेरे रिश्ते की बात करने जा रही हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ का एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर पड़ा था। मुझे बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने कहा, शर्म करो, वो तुम्हारे भाई की मोहब्बत है, तुम्हारे भाई ने उसे पसंद किया है।
वो दोनों ही एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं और इस शादी में दोनों तरफ की मर्जी शामिल है, पायल की भी और तुम्हारे भाई की भी। पायल भी तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है और तुम्हारे भाई ने भी पायल से मोहब्बत की है। दोनों की मोहब्बत के बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। जिस तरह बचपन से तुम उसकी पसंद की चीज़ों पर हक जताते चले आ रहे हो, लेकिन ये बात पूरी ज़िंदगी की है। पहले तो मैं तुम्हारा बचपना समझकर उसकी सारी चीज़ें तुम्हें दे दिया करती थी और मेरा बड़ा बेटा उफ तक नहीं करता था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो उसकी मोहब्बत है और मैं जानती हूँ कि वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने पायल के लिए उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी है। और अब वो तुम्हारी भाभी बनने जा रही है और तुम उसके लिए इस तरह के बेहुदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए पायल के बारे में अब, क्योंकि वो तुम्हारी भाभी बनने वाली है, इसलिए सम्मान के साथ उसे भाभी कहो। ये मेरी माँ की तरफ से पड़ा हुआ थप्पड़ नहीं था, ये थप्पड़ तो जैसे किस्मत ने मुझे मारा था। और इस थप्पड़ के पड़ने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कुछ दिन के लिए घर छोड़कर चला गया, लेकिन किसी को भी मेरे जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ थे और अभी तो बड़े भाई को भी मालूम नहीं था कि मैं किस बात पर नाराज़ हूँ। कुछ दिन सड़कों की खाक छानने के बाद मजबूरन मैं घर वापस आ गया, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए ठिकाना ही नहीं था और मुझे तो अपने कमरे के बगैर नींद भी नहीं आती थी। लेकिन अफसोस तो इस बात का था कि किसी को भी मेरी चिंता ही नहीं थी। हर कोई भाई की खुशी मनाने में बिजी था और पूरा घर ऐसे सज चुका था जैसे शादी वाले घर होते हैं। और ये सब देखकर तो मैं जैसे अंगारों पर लौट रहा था। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मेरे भाई की शादी को बर्बाद करके रहूँगा। पहले तो ये शादी होने ही नहीं दूंगा, और अगर ये शादी किसी तरह हो भी गई तो इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर पायल मुझे नहीं मिल सकती तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। मुझे अपने भाई से नफरत महसूस हो रही थी। हालांकि मेरे भाई ने हमेशा मुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए कभी मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी थी। और वजह शायद यही थी कि वो अपनी काबिलियत की वजह से सब घर वालों के दिलों पर राज करता था और उसके उलट सब घर वाले मुझे इग्नोर करते थे। भाई तो मुझसे इतना प्यार करता था कि मैं उसे कोई भी चीज़ मांगता तो वो फ़ौरन मुझे दे देता था, लेकिन अब उसे खुश नहीं रहने देना चाहता था। इसी मकसद के लिए मैंने पायल को फ़ोन किया और उससे मुलाकात के लिए कहा, तो उसने कहा कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। मैंने उसे कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे भाई से शादी करने से मना कर दो। लेकिन पायल के जवाब ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। मैं उन शब्दों को बता भी नहीं सकता। उसने कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है तुम्हारे बड़े भाई के सामने। तुम्हारे बड़े भाई की बहुत अच्छी नौकरी है, उनके पास गाड़ी है और वो एक मेहनती इंसान है, और सबसे बड़ी बात वो मुझे पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। बचपन की मोहब्बत है वो मेरी, और तुमने कैसे एक पल में कह दिया कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो तुम मेरी खुशी देखते, क्योंकि ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे नहीं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी जिद है। तुम सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाना चाहते हो, उससे उसकी खुशी छीन लेना चाहते हो। और तुम हो कि अपने बड़े भाई के सामने दिन रात आवारागर्दी करना तुम्हारा काम है। ना तुम ठीक से पढ़ाई करते हो, ना कोई मेहनत करते हो, और बात करते हो मुझसे शादी करने की। मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें पहले मेरे काबिल बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि अब तुम्हारी किसी भी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब उस समय गुजर चुका है। हाँ, अगर ये रिश्ता तय होने से पहले मेहनत करके अपने पाँव पर खड़े हो जाते तो शायद मैं तुम्हारी मोहब्बत को खातिर में ले भी आती। लेकिन अब तो तुम्हें मेरे बारे में ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी इस मोहब्बत की किताब को यहीं पर बंद कर दो। मैं जो पहले से ही अंगारों पर जल रहा था, पायल की दिल तोड़ देने वाली बातों ने तो मुझे और मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया था और मैं बिल्कुल टूट गया था। अगर उसे इनकार ही करना था तो वो अच्छे शब्दों में भी इनकार कर सकती थी। मेरे आत्मसम्मान की यूं धज्जियां उड़ाने की उसे क्या ज़रूरत थी? तो शायद मैं सब्र भी कर लेता, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल उसने करते हुए मुझे धुतकारा था और मेरी इंसल्ट की थी, मैं वो भुला नहीं पा रहा था। और मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो मेरे शरीर में खून नहीं। भाई के साथ साथ मैंने पायल से भी बदला लेने के बारे में ठान लिया। और फिर वो दिन भी आ गया कि मेरे भाई की शादी पायल से हो गई और अगले दिन उसकी विदाई थी। और मैं जले पैर की बिल्ली की तरह अपने कमरे में चक्कर काट रहा था
और फिर मुझे एक तरकीब सूझी। जितनी तकलीफ़ मुझे हो रही थी, मैं उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ अपने भाई और पायल को और सब घर वालों को देना चाहता था। मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं था। मैं फ़ौरन मार्केट गया और वहाँ से एक ऐसा कैमरा लेकर आया जो बहुत ही एडवांस टाइप का कैमरा था। शादी का दिन था तो सब घर वाले शादी में चले गए। पहले मैं भी शादी में गया और जल्दी ही सबकी नज़रें बचाकर वहाँ से वापस आ गया था। पूरा घर खाली था। मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोला। पूरा कमरा फूलों की सेज से सजा हुआ था। हर तरफ फूल ही फूल थे। कमरे का मंजर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन ये खूबसूरत मंजर तो मुझे अपने अरमानों की अर्थी लग रहा था। मैंने वो कैमरा बहुत ही सावधानी के साथ बेड से बहुत ही करीब एक ऐसी जगह पर फिट कर दिया जहाँ से मैं सब कुछ देख सकता था। कैमरा बहुत ही छोटा सा था तो किसी के नोटिस में नहीं आ सकता था। शायद बहुत गौर करने पर किसी की नज़रों में ये कैमरा आ जाता, लेकिन उस समय गौर कौन कर सकता था। भाई और पायल तो आज की रात मोहब्बत भरे पलों में गुम हो जाएंगे। उन्हें तो पता भी नहीं होगा इस कैमरे के बारे में। उस कैमरे को ब्लूटूथ के जरिए मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। अपना ये कारनामा कर देने के बाद मैं दोबारा से शादी हॉल में गया जहाँ पर रौनक लगी हुई थी। मैं रौनक देखने हरगिज नहीं गया था। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए, मेरी गैर मौजूदगी को देखते हुए कोई मुझे ढूंढने घर तक ना आ जाए और फिर सबको पता चल जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब करके मुझे थोड़ा सा सुकून आ गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं इस महफिल में बौलाया बौलाया फिर रहा था, अब मेरे अंदर थोड़ा सुकून भर गया था और मुझे थोड़ी बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि इन दोनों का मजाक ख़राब करने के लिए मेरे पास अब कोई कारनामा तो मौजूद है, जिसे करते हुए मैं आगे की ज़िंदगी में पायल को ब्लैकमेल भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा था कि शादी की रात के ये वीडियो पायल को दिखा दिखाकर उसे दिमागी तौर पर परेशान कर दूंगा और फिर मैं उसको ब्लैकमेल करूंगा कि वो मुझसे शारीरिक संबंध बनाए, वरना मैं उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। ना जाने मेरे दिमाग में ये शैतानी ख्याल कहाँ से आ गए थे। ना तो मेरी परवरिश ऐसी थी और ना ही मेरा ख़ानदान ऐसा था, लेकिन फिर भी शायद ये आजकल की बेहुदा अंग्रेज़ी मूवीज़ देखने का असर होगा या फिर सोशल मीडिया के बेहुदा सीन देखने का असर था जिसने नस्लों को बर्बाद करने का बेड़ा उठाया हुआ था। और इन चीज़ों को देख देख कर मुझे ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लगने लगी थी। ये सब करते हुए मुझे कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे हुए अपने भाई और उसके साथ बैठी अपनी मोहब्बत को देखकर तो मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों के चेहरों पर अपनी अपनी मोहब्बत पा लेने का नशा छाया हुआ था। खुशी से चमकते दोनों के चेहरे आंखों ही आंखों में जैसे एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि हम एक दूसरे का साथ ज़िंदगी भर निभाएंगे। लेकिन जो भी था, मैंने उनकी खुशियों को बर्बाद करने का फ़ैसला कर लिया था। शादी ख़त्म हो चुकी थी और विदाई का समय भी आ गया, तो मैं सबसे पहले घर की तरफ बढ़ा था। घर पर मैंने फूलों से भाई और भाभी का स्वागत करने के लिए सारा रास्ता सजाया हुआ था। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ, और वो ये सरप्राइज़ देखकर हैरत में डूब गए थे, क्योंकि जैसे ही उन दोनों ने गाड़ी से नीचे कदम रखा था, वहाँ से लेकर उनके कमरे तक मैंने फूल ही फूल बिछा रखे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ और मैंने अपना दिल साफ कर लिया है। मेरी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुरा दिए थे और भाई ने मेरे सर पर प्यार से हाथ भी फेरा था। वो दोनों धीरे से चलते हुए हॉल तक आए थे। वहाँ भी कुछ छोटी मोटी रस्मों के बाद पायल को मेरी बहनों ने उसके कमरे तक पहुँचा दिया था। मैं भी जल्दी से अपने कमरे में चला गया और लाइट बंद करके कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फ़ौरन से अपना लैपटॉप ऑन किया, जहाँ पर मैं सब कुछ लाइव देख सकता था। मैंने देखा कि पायल अकेली कमरे में बैठी हुई है और धीरे धीरे मुस्कुराए जा रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैं उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। मुझे अपने भाई से जलन महसूस होने लगी थी। कहते हैं कि दूसरों से जलन रखने वाले का यही ख्याल होता है कि जो चीज़ दूसरे के पास है वो हमें मिल जाए, और अगर वो हमें नहीं मिल सकती तो दूसरे से भी छिन जाए। जलन में मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। पायल मुझे तो नहीं मिली थी, लेकिन उनकी खुशियों को बर्बाद और तबाह करने का मेरे पास पूरा इंतजाम था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा अचानक पायल उठ खड़ी हुई। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि कहीं उसे मेरी हरकत का पता तो नहीं चल गया। फिर मैंने देखा कि वो सोफे के सामने पड़े हुए टेबल पर जो मग रखा है उसके करीब आई और गिलास में पानी भरकर पीने लगी। तो मुझे कुछ सुकून मिला कि वो प्यास की वजह से उठी थी। थोड़ी देर बाद बेड पर बैठने के बाद वो फिर से अपने बेड से नीचे उतर आई और इधर उधर टहलने लगी।
थोड़ी देर बाद ही भाई भी कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा तो जैसे दिल ही तड़प उठा था ये मंजर देखकर। भाई पायल के करीब आकर बैठ गया और उससे कुछ बात कर रहा था। यकीनन वो उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, लेकिन मैं सिर्फ उनकी वीडियो ही देख सकता था, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने आने वाले पलों को सोचकर, जिन्हें मैं देखना चाहता था, उन पलों को तो मैं ख्यालों में भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं लाइव इन पलों को देखने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं हड़बड़ाकर उनके कमरे की तरफ भागा था और जोर जोर से उनका दरवाज़ा पीटने लगा। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कमरे के अंदर घुस जाऊं। मैं जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। ये शोर सुनकर मेरी माँ भी अपने कमरे से निकल आई थी और मुझे भाई का कमरे का दरवाज़ा इतनी जोर से पीटते देखकर वो हैरान रह गईं। कहने लगी, क्यों तुम उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो? मैंने अपनी माँ से कहा, माँ वो लड़की भाई को जान से मार देगी, जल्दी से दरवाज़ा खुलवाएं। मेरी माँ ने कहा, तुम बेकार की बात कर रहे हो, आज उनकी शादी की पहली रात है और वो दोनों ही शादी से बहुत खुश हैं, और तुम बेकार में उनकी खुशियों को जंग लगाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पायल पसंद थी, लेकिन देखो अब वो तुम्हारी भाभी है, क्यों तुम इस तरह मुझे सबके सामने बेइज्जत कर रहे हो? देखो अभी भी मेहमान घर पर हैं, अगर मेहमानों को ये बातें पता चल गईं तो कितना बुरा होगा, हमारी कितनी बेइज्जती होगी। मैंने माँ से कहा, माँ ये समय इन बातों का नहीं है, अगर भाई की जान बचानी है तो दरवाज़ा हर हाल में खोलना होगा। माँ को मेरी बातों पर यकीन नहीं आया तो मैंने अपनी छोटी बहन को कहा कि वो जल्दी से चाबियाँ लेकर आए। मेरी बहन को मेरी हालत देखते हुए शायद मुझ पर विश्वास आ गया था। वो भागती हुई चाबियाँ ले आई। मेरी माँ ने मुझे दरवाज़ा खोलने से बहुत रोकना चाहा। मैंने कहा, माँ अगर वो लोग अंदर खुश हैं तो अब तक दरवाज़ा खोल देते, लेकिन इतनी देर से दरवाज़ा बजाने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो इसका साफ मतलब है कि मैं सच बोल रहा हूँ। अंदर भाई की जान को खतरा है। अब लग रहा था कि जैसे मेरी माँ को भी थोड़ा थोड़ा मेरी बातों पर विश्वास आने लगा था, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर हम सब हैरान रह गए थे। मेरा भाई ज़मीन पर फर्श पर लेटा हुआ था और पायल के हाथ में पिस्तौल थी। उसने मेरे भाई को गोली तो नहीं मारी थी, लेकिन उसने शायद वही पिस्तौल की बट मेरे भाई के सर पर मारी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और उसके सर से थोड़ा सा खून बह रहा था। ये सब देखकर तो हम सबके होश उड़ चुके थे और फौरन से भाई को अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन मेरे पापा ने डॉक्टर को घर पर ही बुलाने का फैसला कर लिया था, वरना ये सब बातें रिश्तेदारों में फैल जाती और फिर लोग बातें बनाते। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया तो देखा मेरा भाई ठीक है, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सब पायल को छोड़कर अभी फ़िलहाल भाई की जान बचाने में बिजी थे। जब भाई की तबीयत थोड़ी संभल गई तो मेरी माँ पायल की तरफ बढ़ी थी और उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ये सब करने की? माँ ने कहा कि मैं कितनी चाह से तुम्हें अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाई थी, और तुमने शादी की पहली रात ही मेरे बेटे की ये हालत कर दी और उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ अगर मुझे ख़ानदान की इज्जत का ख्याल ना होता तो। पायल सर झुकाकर मेरी माँ की बातें सुन रही थी। इतने में मेरे भाई को भी होश आ गया था। मेरा भाई अपने आप को संभालते हुए पायल से पूछने लगा कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? सब लोग ही सवाल पर सवाल कर रहे थे, लेकिन पायल तो ऐसे सर झुकाए बैठी थी कि जिसको ना अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी थी और ना ही उसके पास इन सवालों के जवाब थे। मेरी माँ ने कहा, मुझे ख़ानदान से ज़्यादा अपने बेटे की जान प्यारी है और भलाई इसी में है कि इस लड़की को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, इससे पहले कि ये मेरे घर को बर्बाद कर दे, मुझसे मेरा बेटा छीन ले। मुझे नहीं फिक्र ख़ानदान की इज्जत की, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मेरी माँ ने अपना मोबाइल उठाया तो पायल एकदम से चीख पड़ी और कहने लगी, ये सब मैंने आपके ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए ही किया है। अगर मैं ये सब ना करती तो आपके ख़ानदान की इज्जत ना बचती और आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती और आपका सारा ख़ानदान रुस्वा हो चुका होता, ख़ासकर आपका ये बेटा जो आज दूल्हा बनकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था। इसे क्या मालूम कि इसकी ज़िंदगी का आने वाला सफ़र अंधेरे से भरा हुआ होने वाला था। अगर मेरी नज़र पानी पीते समय उस कमरे में लगे इस खुफिया कैमरे पर ना पड़ती तो। ऐसा कहकर पायल उठी और वहाँ जहाँ मैंने कैमरा फिट किया था उसने वहाँ से कैमरा खींचकर निकाल लिया और सबके सामने फेंक दिया। सब घर वाले कैमरे को देखकर हैरान थे। किसी की आवाज़ आई, ये हरकत कौन कर सकता है?
मेरे बाप ने फौरन से मेरे बड़े भाई की तरफ देखा था और कहा, क्या तुमने ये कैमरा लगाया था? क्या ये हरकत तुम्हारी है? बहुत सारे लोग शादी की पहली रात को यादगार बनाने के लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं। क्या ये तुम्हारी हरकत है? पापा की बात सुनकर भाई को गुस्सा आ गया। कहा, मैंने ये सब कुछ नहीं किया और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और ना ही मेरी ऐसी परवरिश है कि मैं इस तरह का घटिया काम करूं। और मेरी तो ये हालत थी कि मेरा दिल कर रहा था जिंदा ही जमीन में धंस जाऊं। ना जाने कहां से पायल को यह खबर हो गई और कैसे उसकी नज़र उस कैमरे तक चली गई थी। अभी तक ये राज खुला नहीं था कि ये काम किसने किया था। अभी तक मेरा नाम नहीं आया था। लेकिन अगले ही पल पायल ने चीखते हुए अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई थी और मेरा नाम लेते हुए कहा कि आपका ये बेगैरत बेटा जिसने ये गिरी हुई हरकत की है, और ये इसी का काम है। और मैं जल्दी ही समझ गई थी कि हमारी ज़िंदगी की इन खूबसूरत पलों को ये अपने कमरे में बैठा देख रहा है, क्योंकि शादी हॉल में मैंने नोट किया था कि ये थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था और काफ़ी देर तक गायब रहा और फिर अचानक से वापस आ गया। शायद किसी ने ये बात नोट ना की हो, लेकिन मैंने नोट कर ली थी और मैं समझ गई थी ज़रूर अपनी कोई कारस्तानी करने गया है। मैं डर तो बहुत गया था, लेकिन मैंने पायल पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम झूठ बोल रही हो और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है? मेरी बात पर पायल ने कहा कि आए आप सब लोग मेरे साथ, इसके कमरे में चलें, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पायल ये कहकर फौरन से मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे मेरे माँ बाप भी आने लगे। तो मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ने वाली थी, क्योंकि मेरे कमरे में मेरा लैपटॉप खुला पड़ा था। मैंने उनका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो लोग नहीं रुके और पायल तेजी से मेरे कमरे में दाखिल हुई, जहां मेरा लैपटॉप खुला देखकर सब हैरत में डूब गए थे। जहां पर भाई के कमरे का मंजर साफ दिखाई जा रहा था। सबसे पहला तमाचा मेरे बाप की तरफ से मुझ पर पड़ा था और फिर मेरी माँ ने भी मुझे थप्पड़ मारा और फिर वो दोनों मुझे मारते ही रहे और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मेरे बाकी सब घर वाले मेरा तमाशा देख रहे थे और शायद सब यही चाहते थे कि मेरे माँ बाप मुझे जान से ही मार डालें। मेरे बाप ने कहा कि दिल तो करता है तुम्हें जान से ही मार डालूं, लेकिन तुम मेरी औलाद हो। काश कि तुम मेरी औलाद ना होते तो इस समय जिंदा ना होते। मेरे बाप की ये बात सुनकर पायल बोली, क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी और आपके बेटे की इज्जत नहीं हूँ, जिसको ये खाक में मिलाने जा रहा था? और अब भी आप इसको माफ़ करने के लिए तैयार हैं? पायल की बात पर मेरे पापा खामोश हो गए थे। ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं अब जिंदा नहीं रह सकता था। मैं फ़ौरन भाई के कमरे की तरफ भागा। मेरे पीछे कोई नहीं आया था, लेकिन मेरी बहन आ गई। वो शायद समझ गई थी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। पायल के हाथ में थोड़ी देर पहले जो पिस्तौल थी उसको मैंने उठाया और अपनी कनपट्टी पर रख लिया और एक जोरदार आवाज़ हुई थी गोली की। लेकिन मेरी बहन ने मुझसे पिस्तौल छीन ली थी और गोली सीधा दीवार पर जाकर लगी थी। गोली की आवाज़ सुनते ही सब भागते हुए वहां आए तो मैंने कहा कि मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे लिए अब ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये अपने ही घर वालों की नज़र में गिर जाऊँगा। मुझे पता है आप सब लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस शर्मिंदगी के साथ सारी ज़िंदगी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। भलाई इसी में है कि मुझे मर जाने दिया जाए। बहुत मुश्किल से मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे रोका। भाई शायद पायल को हर बात बताया करता था। उनकी फ़ोन पर बात हुई थी और भाई ने यह भी बता दिया होगा कि उनकी साइड टेबल पर उनका पिस्तौल पड़ा हुआ है और इसीलिए पायल ने भाई को गोली तो नहीं मारी, लेकिन जानबूझकर उनके सर पर हमला किया, वो भी थोड़ा सा, ताकि मैं ये देखकर फ़ौरन से कुछ रिएक्ट करूं। जब मैं वीडियो देख रहा था तो पायल ने भाई की कनपट्टी पर पिस्तौल ताना हुआ था, लेकिन दरवाज़ा खटकने पर जल्दबाजी में उसने भाई के सर पर हल्का सा वार किया था। शादी की सारी खुशी ख़राब हो चुकी थी। सबके दिल उदास थे और कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मेरा ही कज़न हर वक्त मेरे साथ रहता था। वो मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। वो हर वक्त मेरे साथ रहता कि कहीं मैं अपने आप को जान से ख़त्म ना कर दूं। और फिर मेरे कजिन ने मुझे सलाह दी कि तुमसे गलती हो गई है, लेकिन भलाई इसी में है कि तुम ये देश छोड़कर दूसरे देश चले जाओ। खुदकुशी किसी भी समस्या का हल नहीं है। जो पाप तुमने किया है उसके लिए तो शायद माफ़ी मांगने पर माफ़ी मिल भी जाए, लेकिन खुदकुशी की तो कोई माफ़ी नहीं है। तुमने अगर खुदकुशी कर ली तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा?
तुमने जो गलती की है उस गलती की माफ़ी भगवान से भी मांगो और अपने माँ बाप से भी मांगो। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। समय बहुत बड़ा मरहम है, वो हर घाव को भर देता है। अपने दोस्त की बात को मानकर मैं अमेरिका चला आया और आज इस हादसे को 2 साल गुजर चुके हैं और ये 2 साल मैं अमेरिका में ही रह रहा हूँ और मेरा घर वालों से मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है और मैं किसी के साथ कोई कांटेक्ट रखना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरा कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान से है। मैं इन 2 सालों से लगातार अपने भगवान से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहा हूँ और मैं उम्मीद से हूँ कि वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। मैं अपने घर वालों से और पायल से माफ़ी नहीं मांग सकता, इसलिए जिससे माफ़ी मांग सकता हूँ उसी से माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझ में हिम्मत ही नहीं है अपने घर वालों का सामना करने की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे लिए, मेरे दिल को सुकून के लिए मेरा भगवान मुझे ज़रूर माफ़ करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।